सभी छात्रों को नमस्कार। आज हम प्लांट फिजियोलॉजी का एक टॉपिक लेने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम है रसारोहण, जिसको हम लोग एसेंट ऑफ सैप भी कहते हैं। इससे पहले इससे संबंधित एक टॉपिक हमने पूरा कर लिया है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि रसारोहण किसे कहते हैं या रसारोहण को कैसे परिभाषित करेंगे। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर में हम लोगों ने पढ़ा कि कैसे रूट हेयर के माध्यम से सॉइल सॉल्यूशन से जल रूट के अंदर प्रवेश करता है। आप लोग जानते हैं कि कई पौधे ऐसे होते हैं जिनकी ऊंचाई 100 से 130 मीटर तक होती है। तो जल जो सॉइल वाटर से रूट में प्रवेश कर चुका है वो पौधे के ऊपरी भागों तक, पत्तियों तक या शीर्ष भाग तक कैसे पहुंचता है, इसी से संबंधित ये एक टॉपिक है। इसको हम परिभाषित कैसे करेंगे कि पौधे के भूमिगत भाग जड़ से जल का गुरुत्वाकर्षण के विपरीत पौधे के शीर्ष भाग तक जो स्थानांतरण होता है उसे हम लोग रसारोहण कहते हैं। रसारोहण की जो प्रक्रिया होती है उसमें जो पथ होता है रसारोहण का, वो कैसे होगा कि आप लोग जानते हैं कि जल का जो स्थानांतरण होता है वो मुख्य रूप से जाइलम तत्वों, विशेष रूप से ट्रैकिड और वेसल, जिसे हम लोग वाहिनिका और वाहिका कहते हैं, उसके द्वारा होता है। और जल के समन और रसारोहण में फ्लोएम का कोई योगदान नहीं होता है। दो एक्सपेरिमेंट किए गए थे जिससे ये साबित हो गया कि जो रसारोहण की प्रक्रिया है उसमें सिर्फ जाइलम की भूमिका होती है। मालपिकी नामक वैज्ञानिक ने एक रिंगिंग एक्सपेरिमेंट, जिसको हम लोग हिंदी में वलयन प्रयोग कहते हैं, के द्वारा ये साबित किया कि रसारोहण की जो प्रक्रिया है या एसेंट ऑफ सैप है उसमें जाइलम की मुख्य भूमिका होती है। उन्होंने पौधे की इस प्रयोग के लिए उन्होंने पत्तियों सहित दो शाखाएं ली। एक शाखा की लगभग 2 सेंटीमीटर भाग की जो छाल होती है वलय के रूप में चाकू से निकाल दी, जिसमें फ्लोएम वाला भाग है वो सम्मिलित था। मतलब जब आपने उसमें फ्लोएम निकाल दिया मालपिकी ने, तो उसमें केंद्रीय भाग है वो सिर्फ जाइलम बचा रहा। और दूसरी जो ब्रांच थी शाखा की, उसमें 2 सेंटीमीटर भाग से जाइलम को नुकीली चाकू की सहायता से इस प्रकार हटाया कि फ्लोएम और अन्य ऊतकों को कम से कम नुकसान हो, क्योंकि हम लोग पता है कि जब चाकू से जाइलम का भाग निकालेंगे तो फ्लोएम को नुकसान होगा। इस प्रकार इस शाखा में जाइलम के अलावा जो दूसरी शाखा थी उसमें जाइलम के अलावा सभी ऊतक उपस्थित थे, और जो पहली जो ब्रांच थी प्लांट की उसमें सिर्फ जाइलम उपस्थित था। अब दोनों शाखाओं को जल से भरे बीकर में इस प्रकार रखा कि आधारी भाग तो जल में डूबा रहे, और कुछ समय बाद उन्होंने देखा कि जाइलम युक्त शाखा की पत्ती की जो टर्जिडिटी है वो बनी रही, जबकि जाइलम रहित शाखा की जो टर्जिडिटी है वो खत्म हो गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि जल है वो जाइलम द्वारा ही ऊपर मूव करता है। इसके लिए जो पहला एक्सपेरिमेंट है रिंगिंग एक्सपेरिमेंट, इसके लिए आप डायग्राम देख सकते हैं वलयन प्रयोग। इस वलयन प्रयोग में आप देखो कि फ्लोएम एंड कॉर्टेक्स रिमूव्ड, इस डायग्राम में आप देख सकते हैं। ये पर्टिकुलर इस स्थान पर देखें आप, इस स्थान पर जहाँ पे फ्लोएम एंड कॉर्टेक्स रिमूव्ड पहले वाले में, और दूसरी जो ब्रांच लीव जो कि डायग्राम में नहीं दिखाई है, तो जिसमें जाइलम उपस्थित था उसमें आप देखें कि लीव्स है वो पूर्ण रूप से टर्जिड है या फ्लैसिड है। अब आप देखें दूसरा जो एक्सपेरिमेंट था वो था मूवमेंट ऑफ डाइस। ये बाल्सम नामक पौधे की एक शाखा पर किया गया था, और इस शाखा को इयोसिन, ये एक प्रकार की डाई है, कि तनुविलियन से भरे बीकर में बाल्सम की शाखाओं को रख दिया। थोड़े समय बाद देखा कि पत्तियों की जो सिराएं होती है बाल्सम पौधे की वो लाल दिखने लगती है, और इस पौधे के तने या शाखा या पर्णवंत का जब सेक्शन काटा गया तो उसमें पाया गया कि इयोसिन जो वर्णक है वो केवल जाइलम तत्वों में ही दिखाई दिया, बाकी एलिमेंट में नहीं था। तो इससे ये साबित हो गया कि जो रसारोहण की प्रक्रिया होती है वो किसके थ्रू होती है, जाइलम तत्वों के द्वारा, न कि फ्लोएम के द्वारा। अब आप देखें कि रसारोहण के कौन कौन से सिद्धांत हैं। मुख्य रूप से एक सिद्धांत है जो मान्य है, जिसको आपको याद करना है, लेकिन फिर भी कभी कभी इसके ऊपर शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, तो आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। 3 प्रकार की थ्योरीज दी गई है। पहला है वाइटल फोर्स थ्योरी, जिसको हम लोग हिंदी में जैविक बल सिद्धांत कहते हैं। दूसरा है मूलदाब सिद्धांत, जिसको हम लोग रूट प्रेशर थ्योरीज कहते हैं। मूलदाब के बारे में इससे पहले हम लोग अध्ययन कर चुके हैं। और तीसरा है फिजिकल फोर्सेस थ्योरी, जिसको हम लोग भौतिक बल सिद्धांत कहते हैं। तो एक एक करके जो भी थ्योरीज दी गई है उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। सबसे पहले
जैविक बल सिद्धांत। जैविक बल सिद्धांत का मीनिंग ये होता है कि इस प्रकार के रसारोहण में स्तवन ऊतक की जीवित कोशिकाओं की सक्रिय भूमिका होती है। जो लिविंग सेल होती है वो मुख्य भूमिका निभाती है। बहुत सारे सिद्धांत दिए गए हैं, लेकिन कुछ सिद्धांतों का हम लोग यहाँ पे जिक्र करेंगे। सबसे पहला जो सिद्धांत है उसको हम लोग बोलते हैं रिले पंप हाइपोथेसिस। गॉडलेविस्की नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने ये दिया था और उन्होंने बताया था कि जाइलम की मृदुत्वकीय कोशिकाओं के परासरण दाब में आवर्ती परिवर्तन होते हैं। जाइलम के पार्ट आप लोग जानते हो, ट्रैकीड, वेसल और जाइलम फाइबर और जाइलम पैरेन्काइमा, ये 4 पार्ट होते हैं। तो गॉडलेविस्की के अनुसार जो रसारोहण की प्रक्रिया होती है वो परासरण दाब में परिवर्तन के कारण होती है। उन्होंने बताया कि जब इन कोशिकाओं में परासरण दाब में वृद्धि होती है तो ये जाइलम वाहिका से जल ग्रहण करते हैं और जल प्राप्त करने के बाद इनका परासरण दाब कम हो जाता है, जिसके फलस्वरूप ये अपने ऊपर स्थित जाइलम वाहिकाओं में जल को पंप कर देते हैं और इस प्रकार जाइलम मृदुत्व की कोशिकाओं द्वारा निरंतर वाहिकाओं में ऊपर पानी चढ़ता रहता है और इसलिए इसका नाम रिले पंप हाइपोथेसिस दिया गया। इस सिद्धांत को ज़्यादा मान्यता नहीं मिल पाई। दूसरा जो सिद्धांत है उसको हम लोग बोस का स्पंदन सिद्धांत या पल्सेशन थ्योरी ऑफ बोस 1923 में ये सिद्धांत दिया गया था। उन्होंने बोस ने ये बताया कि रसारोहण की प्रक्रिया में मुख्य रूप से वलकुट की सबसे भीतरी परत की जो सेल होती है वो भूमिका निभाती है। आप लोग एनाटॉमिकल रूप से जानते हैं कि रूट के अंदर सबसे बाहर रूट हेयर, एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स की बाहरी कोशिकाएं और कॉर्टेक्स की जो भीतरी कोशिकाएं होती है वो मुख्य भूमिका निभाती है और उसमें नियमित लयबद्ध स्पंदन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं रिदमेटिक पल्सेशन, और वो इस प्रकार की गति लगातार होती रहती है। और इसका मेजरमेंट करने के लिए उन्होंने डेस्मोडियम नामक एक पौधे का प्रयोग किया और पौधे के तने में सुई को सुबाकर गैल्वेनोमीटर में विद्युत धारा प्रवाहित की गई। सुई जब बाहरी वलकुट तक सीमित थी तो गैल्वेनोमीटर में हल्का स्पंदन देखा गया, लेकिन सुई के भीतरी वलकुट स्तर तक पहुंचने पर स्पंदन तेज देखे गए। तो बोस के अनुसार ये जो स्पंदन है वलकुट की भीतरी कोशिकाओं के कारण हुआ और जो रसारोहण के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लेकिन इसको ये सिद्धांत को मान्यता नहीं मिली क्योंकि स्पंदन गति द्वारा पादप में जो रसारोहण की वास्तविक गति है वो बहुत धीमी होती है, इसलिए इस सिद्धांत को ज़्यादा मान्यता नहीं मिली। दूसरा जो सिद्धांत दिया गया था उसको हम लोग रूट प्रेशर थ्योरी या मूल दाब सिद्धांत कहते हैं। मूल दाब के बारे में परिभाषा मैंने आपको पहले बता दी थी। इस शब्द का प्रयोग स्टीफन हेल्स 1727 ने किया था। स्टीफन हेल्स को हम लोग फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी के नाम से भी जानते हैं। ये भी 1 नंबर का क्वेश्चन आपको थ्योरी में पूछा जा सकता है। और ये जो सिद्धांत था वो प्रिस्टले ने दिया था। मूल दाब को परिभाषित कैसे करेंगे कि मूल कोशिकाओं द्वारा सक्रिय जल अवशोषण के परिणाम स्वरूप एकत्रित जल के कारण उत्पन्न द्रव स्थितिक दाब को हम लोग मूल दाब कहते हैं। मूल दाब के बारे में हम लोग पहले अध्ययन कर चुके हैं और ये मूल दाब जो होता है वो जल को ऊपर तने में धकेलने में सक्षम होता है। जब भी किसी सिंचित पादप को आधार के निकट से काटा जाता है तो जल जाइलम के कटे हुए भाग से बहने लगता है और इसी को हम लोग रस स्राव भी कहते हैं, जो कि मूल दाब का परिणाम है। मूल दाब में ये जो इस सिद्धांत में सबसे बड़ी जो कमजोरी ये आई कि अधिकतम मान जो मूल दाब का माना गया है वो 2 एटमॉस्फेयर होता है और 20 मीटर की ऊंचाई तक पानी को ऊपर पहुंचाने में ये जो मूल दाब होता है वो सक्षम होता है। कई ऐसे प्लांट भी होते हैं जैसे जिम्नोस्पर्म है, उसमें रूट प्रेशर को नोटिस भी नहीं किया गया है, जबकि सिकोया जो प्लांट है जिम्नोस्पर्म का उसकी हाइट सबसे ज़्यादा होती है, तो उसमें पानी ऊपर कैसे चढ़ेगा। रसारोहण की क्रिया कई बार मूल दाब के अभाव में भी मूल के अभाव में भी जारी रहती है, तो फिर ये रूट प्रेशर थ्योरी है इस सिद्धांत को समझाने में कामयाब नहीं हो पाई। तो दूसरा सिद्धांत आपको याद रखना है रूट प्रेशर थ्योरी। ये देखें आप मूल दाब का डेमोस्ट्रेशन किया गया है जिसमें एक भाग है और उसको कटे हुए भाग को ग्लास ट्यूब से जोड़ के रूट प्रेशर का मेजरमेंट किया गया है। इसके बारे में हम लोग पहले अध्ययन कर चुके हैं। अब तीसरा जो सिद्धांत है वो भौतिक बल सिद्धांत है। ये बिल्कुल मूल दाब और जैविक क्रियाओं के विपरीत है और इस सिद्धांत में जीवित कोशिकाएं कभी भी भाग नहीं लेती है। यानी ये जो सिद्धांत है वो फिजिकल फोर्सेस या भौतिक बलों के ऊपर निर्भर रहता है। इस पे भी कई प्रकार की अलग अलग थ्योरीज दी गई है, जिसमें जो सबसे पहली जो थ्योरी दी गई है जिसको हम लोग कैपिलरी थ्योरी कहती है, कैपिलरी थ्योरी या केशिकत्व सिद्धांत के नाम से भी इसको जाना जाता है। संकरी नलिकाएं जो होती है उसमें पृष्ठ तनाव के कारण जो जल है वो ऊपर की तरफ चढ़ता है और इस सिद्धांत के कारण ही केशिकत्व जो कैपिलरी फोर्सेस है उसको मान्यता मिली। पौधे के अंदर जो जाइलम की वाहिकाएं और वाहिनिकाएं होती है वो कैपिलरी का कार्य करती है। कैपिलरी
का जो मुख्य भाग है, मुख्य जो कारण है जिसको हम लोग कैपिलरी फोर्सेस को ज़्यादा मान्यता क्यों नहीं दे पाए, क्योंकि जो सामान्यतः जो वाहिका होती है वो 0.03 मिलीमीटर व्यास के पृष्ठ तनाव के फलस्वरूप मतलब ये है कि पानी जो है इस फोर्सेस के कारण लगभग 1.5 मीटर तक की ऊपर चढ़ाई कर सकता है। तो ऐसे पौधे जिनकी लंबाई ज़्यादा है उनके अंदर इस सिद्धांत के द्वारा हम लोग रसायन को नहीं समझाए। दूसरा ये है कि जो कैपिलरी होता है, कैपिलरी जो फोर्सेस होता है उसमें मुक्त सतह का होना आवश्यक है, जबकि वाहिकाओं में खुली सतह का कभी भी खुली सतह हमेशा अभाव होता है, क्योंकि वो एक तरह से बंद रहती है। कैसिकत्व का एक सिद्धांत और है कि कैपिलरी फोर्सेस में नली का एक सिरा जल के सीधे संपर्क में होना चाहिए, परंतु मृदा जल सीधे वाहिकाओं में संपर्क में नहीं होता। तो इस प्रकार इस सिद्धांत को भी ज़्यादा मान्यता नहीं मिली। इम्बिबिशन थ्योरी, जिसको अंतःशोषण सिद्धांत कहते हैं, इसमें भी रसारोहण कम और धीमी गति के द्वारा होता है। इसमें यह बताया गया कि जल जो है वाहिकाओं और वाहिनिकाओं की मोटी भित्तियों से इम्बिबिशन की प्रक्रिया द्वारा ऊपर चढ़ता है। तो इस सिद्धांत को भी ज़्यादा मान्यता नहीं मिली। लेकिन अब जो सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है जो रसारोहण की प्रक्रिया को समझाने में कामयाब हुआ है, जिसको सबसे ज़्यादा मान्यता मिली है, उसको हम लोग बोलते हैं डिक्सन थ्योरी ऑफ कोहेसन या ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी, कोहेसन थ्योरी, इसके कई सारे नाम हैं। और डिक्सन और जोली 1894 ने इस सिद्धांत को दिया था और उन्होंने बताया कि जो रसारोहण की प्रक्रिया है वो कोहेसन ऑफ वाटर और ट्रांसपिरेशन पुल पर आधारित है, जिसको हम लोग बोलते हैं वाष्प उत्सर्जन अपकर्ष और ससंजन सिद्धांत। अब तक जितने भी प्रतिवादी सिद्धांत हुए हैं उसमें सबसे ज़्यादा माने ये जो सिद्धांत है वो 3 बातों पर आधारित है। कौन कौन सी 3 बातें उसके ऊपर हम लोग अभी चर्चा करेंगे। पहला है कोहेसन ऑफ वाटर एंड टेंसिल स्ट्रेंथ ऑफ वाटर। इसका क्या मतलब हुआ कि जल के प्रत्येक अणु में ऑक्सीजन का जो परमाणु होता है वो सहसंयोजी या कोवेलेंट बॉन्ड द्वारा 2 हाइड्रोजन परमाणुओं से जुड़ा रहता है। वाटर का जो स्ट्रक्चर, जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देखी थी, उसमें हम लोग ने इसका अध्ययन किया था। एक जल अणु के ऑक्सीजन और तथा दूसरे जल के हाइड्रोजन परमाणु के बीच बंध जो होते हैं उसको हम लोग हाइड्रोजन बंध कहते हैं, और इस बंध के कारण जल अणुओं में आपस में चिपकने की प्रवृत्ति होती है। जल अणुओं का यह लक्षण ससंजन या कोहेसन कहलाता है, और ससंजन बल को हम लोग टेंसिल स्ट्रेंथ भी या तनन सामर्थ्य भी कह सकते हैं। तो डिक्सन और जोली का पहला जो सिद्धांत था, जो तथ्य था पहला, वो ये था कि वाटर के मॉलिक्यूल है वो आपस में एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। कैसे जुड़े रहते हैं आप लोग इस डायग्राम में देख सकते हैं। ये देखें, रेड जो मॉलिक्यूल है उसको हम लोगों ने, ये देखें, ये जो ये 2 रेड मॉलिक्यूल है, इन दोनों के बीच में एक फोर्स बता रखा है जिसको हम लोग बोलते हैं कोहेसन। अच्छा, एक और आगे हम लोग पढ़ेंगे जिसको हम बोलते हैं अधेसन, या जिसको हम लोग आसंजन बल बोलते हैं। तो कोहेसन जो फोर्स होता है वो 2 वाटर मॉलिक्यूल के बीच में होगा, और जो आसंजन बल होता है, आप लोग देखें इस डायग्राम में जाइलम की जो ट्रैकिड और वेसल को बना रखा है, तो जाइलम के जो पार्ट है या जाइलम की ट्रैकिड और वेसल है उसका जल के अणुओं के प्रति जो आकर्षण होता है उसको हम लोग अधेसन कहते हैं। और डिक्सन और जोली का सिद्धांत कोहेसन और अधेसन पर आधारित है। एक लाइन आप ही देखें कि कोहेसन एंड अधेसन क्रिएट्स टेंशन विद इन जाइलम दैट हेल्प मूव वाटर अपवर्ड। कोहेसन और अधेसन के कारण एक तनन सामर्थ्य उत्पन्न होता है और जो कि जल को ऊपर पहुंचाने में सक्षम होता है। अब आप वापस आए कि दूसरा जो उसका जो तथ्य था वो क्या था, कंटिन्यूटी ऑफ वाटर, जिसको हम लोग बोलते हैं जल स्तंभ की निरंतरता। जल अणु में वाहिकी तत्वों की भित्ति के अणुओं के प्रति आकर्षण भी होता है, और अणुओं का ये गुण अधेसन कहलाता है, जिसको कि अभी हम लोगों ने डायग्राम में देखा। अणुओं के ससंजन और आसंजन बल के कारण वाहिकीय तत्वों में जल स्तंभ की निरंतरता बनी रहती है। कोहेसन और अधेसन फोर्स के कारण वाटर की कंटिन्यूटी बनी रहती है। इन बलों का मान इतना होता है कि पौधे के जल स्तंभ में 300 एटमॉस्फेयर से अधिक तनाव को सहन करने की योग्यता होती है, और सामान्य दशा में 1 एटमॉस्फेयर वातावरणीय दाब जल को 10 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचाने में पर्याप्त होता है। दूसरा तथ्य जो डिक्सन और जोली ने दिया था वो था कंटिन्यूटी ऑफ वाटर। और तीसरा जो इन्हीं 2 सिद्धांतों को आगे ले जाता है, ट्रांसपिरेशन पुल या वाष्प उत्सर्जन अपकर्ष। हम लोग जानते हैं कि ट्रांसपिरेशन के कारण पत्ती की पर्णमध्युतक सेल की सतह से जल का वाष्पीकरण होता है, और इस जल हानि के कारण पर्णमध्युतक कोशिकाओं में डीपीडी और सक्शन प्रेशर है वो बढ़ जाता है। चूँकि पर्णमध्युतक कोशिकाओं शिराओं द्वारा स्तंभ व जड़ के वाहिकीय तत्वों में उपस्थित जल स्तंभ के संपर्क में रहती है,
इसको भी हम लोग आगे डायग्राम में देखेंगे। अतः विसरण दाब की प्रवणता जो होती है अंततः जड़ तक पहुंचती है और इसके कारण जल जड़ से ऊपर की ओर खींच लिया जाता है और यह प्रक्रिया ट्रांसपिरेशन पुल या वाष्पो उत्सर्जन अपकर्ष कहलाती है। 3 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, कोहेसन, अधेसन और ट्रांसपिरेशन पुल। ये तो तथ्य हो गए। अब इस सिद्धांत को हम लोग कैसे समझाएंगे कि स्टेप क्या क्या हैं। पहला स्टेप है कि पर्णमध्योतक कोशिकाओं की सतह से वाष्पोत्सर्जन के कारण उसमें जल की कमी होती है, क्योंकि मेसोफिल सेल से वाटर बाहर निकलेगा तो पानी की कमी होगी, इसके कारण उनकी डीपीडी है वो बढ़ जाती है। हम लोग जानते हैं कि जैसे ही पानी की कमी होगी तो डीपीडी है वो बढ़ेगी। ये कोशिकाएं अपनी जल आपूर्ति अन्य समीपवर्ती कोशिकाओं से करती है और धीरे धीरे पर्णमध्योतक कोशिकाओं में उत्पन्न जल का खिंचाव पत्ती की शिराओं के वाहिकीय तत्वों तक पहुंचता है। फिर तीसरे स्टेप में हम लोग देखें कि पत्ती के वाहिकीय तत्व स्तंभ और जड़ के वाहिकीय तत्वों के संपर्क में रहते हैं। अतः पर्णमध्योतक कोशिकाओं में उत्पन्न खिंचाव जो तनाव उत्पन्न हुआ था अंततः जड़ तक पहुंचता है और इससे जड़ों द्वारा जल का अवशोषण होता है। मीजोफिल कोशिका में जो वाटर का लॉस हुआ था वो धीरे धीरे ट्रांसपिरेशन पुल के कारण पीटियोल स्तंभ और स्तंभ से होता हुआ रूट तक पहुंचेगा। इसको डायग्राम में हम लोग आगे देखेंगे। चौथा पॉइंट इसमें यह है कि ट्रांसपिरेशन पुल के कारण पौधों के जल स्तंभ में ऊपर की ओर खिंचाव बना रहता है। कोहेसन और अधेसन फोर्स तथा ट्रांसपिरेशन पुल जड़ से पत्ती तक जल स्तंभ को टूटने से रोकते हैं। ये थियोरिटिकल पॉइंट हुआ जिसको आप लोगों को याद रखना है। अब इस सिद्धांत के पक्ष में इससे पहले जो भी सिद्धांत दिए गए थे, चाहे जैविक बल वाले थे या फिजिकल बल वाले थे, उनको इतनी मान्यता नहीं मिली। लेकिन इस सिद्धांत को मान्यता क्यों मिली? क्योंकि पहला ये है कि पौधे के ऊपरी भाग की कोशिकाओं की परासरण सांद्रता 10 से 20 एटमॉस्फेयर प्रेशर दाब के बराबर होती है और यह दाब जल को पौधे के शीर्ष तक पहुंचाने के लिए पर्याप्त है। दूसरा, अधिकतम ऊंचाई के वृक्षों में जल पहुंचाने के लिए लगभग 30 एटमॉस्फेयर कोहेसन फोर्स की आवश्यकता होती है तथा वाहिकी तत्वों में जल तनु विलयन के रूप में उपस्थित होता है। अतः इनका संसर्जन बल या कोहेसन जो फोर्स होता है वो 300 एटमॉस्फेयर होता है। अतः यह आवश्यकता से 10 गुना अधिक है। अब हम लोग जो ये सिद्धांत दिया गया था डिक्सन और जोली का, उसको समझने का प्रयास करेंगे। आप लोग देखें कि सबसे ऊपर की तरफ आप लेफ्ट हैंड साइड में एक प्लांट बना रखा है। ये देखें, इस प्लांट में रूट का पोर्शन नीचे की तरफ बना रखा है और ऊपर की तरफ ये वायु विभाग बना रखे हैं। और राइट हैंड साइड में आप देखें कि सबसे ऊपर अपने ये देखा कि सबसे पहले ये सिद्धांत कैसे काम करेगा। ये पत्ती का डायग्राम है और इस पत्ती के डायग्राम में ट्रांसपिरेशन के द्वारा या वाष्पोत्सर्जन के द्वारा आप देखें कि वाटर वेपर है वो बाहर निकली, डायग्राम में आपको दिखा रखा है। अब जैसे ही वाटर वेपर जल वाष्प के रूप में बाहर निकलेगा तो इसका डीपीडी बढ़ेगा। डीपीडी बढ़ने से ये पास की जो कोशिकाएं होती है मीजोफिल की, यहाँ से वाटर एब्जॉर्ब होगा और यहाँ से वाटर एब्जॉर्ब होने के बाद आप देखें कि पर्णमध्योतक कोशिकाओं के पास में ये जो जाइलम है ये आपको दिखाई दे रहा है। तो जाइलम के अंदर से इन्होंने वाटर को लेना शुरू कर दिया। जाइलम के अंदर आप देखें कि जाइलम के अंदर कोहेसन और अधेसन फोर्स के कारण इस पत्ती से लेके पीटियोल से लेके स्टेम से लेके रूट तक आप लोग डायग्राम में देख सकते हैं एक कंटिन्यूटी बरकरार है, जिसको हम लोगों ने कोहेसन, अधेसन और टेंसिल स्ट्रेंथ का नाम दिया, वो बरकरार है। अब ये जो जल की वो जो विसरण दाब न्यूनता उत्पन्न हुई है वो कैसे पूर्ण होगी? नीचे की तरफ रूट का डायग्राम दे रखा है और रूट के अंदर से आप देखें कि रूट हेयर ये सबसे बाहर की तरफ है, तो रूट हेयर के संपर्क में सॉइल वाटर है। सॉइल वाटर से जो रूट हेयर के द्वारा जल प्रवेश करेगा और ये जल है वो रूट से होता हुआ ऊपरी भाग तक पहुंचता है। तो कुल मिला के अपन ये कह सकते हैं कि डिक्सन जोली ने जो सिद्धांत दिया था वो कोहेसन, अधेसन और ट्रांसपिरेशन पुल के ऊपर आधारित था, जो कि इस सिद्धांत को समझाने में सबसे ज़्यादा सक्षम रहा है। अब आप लोग हमने जो आज टॉपिक पढ़ा है, इस टॉपिक के होमवर्क के रूप में मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूँ, शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन आपको ये करना है कि रसारोहण के जैविक बल के जो सिद्धांत थे वो कौन कौन से थे, उनके नाम लिखने हैं। जे.सी. बोस के स्पंदन सिद्धांत से आप क्या समझते हैं। तीसरा आपको क्वेश्चन करना है डिक्सन जोली का जो सिद्धांत दिया था कोहेसन, अधेसन और ट्रांसपिरेशन पुल वाला, उसके समर्थन में आपको 2 प्रमाण देने हैं। और लॉन्ग क्वेश्चन में आपको ये बताना है, अच्छा एक आपको रूट प्रेशर जो मूल दाब सिद्धांत है उसके बारे में भी आपको एक्सप्लेन करना है। ये 4 शॉर्ट क्वेश्चन है और लॉन्ग क्वेश्चन में डिक्सन और जोली का जो सिद्धांत है उसको आपको विस्तृत रूप से समझाना है। धन्यवाद।